the road called development has only one speed breaker. That's called farmer. ये जो गुणगान ऑर्गेनिक का हो रहा है, झोल है। 60-70 साल से हमने सारे केंचुओं को मारा धरती के अंदर जो थे, और जब वो मर गए तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम से हमने लैबोरेटरी मेड केंचू लाए। ये अफ्रीकन अर्थवर्म है, ये ऑस्ट्रेलियन है, ये कलरफुल है। अंग्रेजी के शब्द जब आते हैं तो भारत में लगता है वेद बरस रहा है। आप कह रहे हैं कि पेड़ कटने के लिए बना है? हाँ, हमारे यूज के लिए बनाना। आप जियोगे कैसे? 76% of the farmers in India, they say that given it an option, I will quit farming. 76%। किसान को करना पड़ गया, लेकिन जो किसान के उत्पाद बेच रहा है, जो मंडी में या कोई कंपनी वाला है, वो प्रॉस्पर कर रहा है। आपको डर है? नहीं कि फंस जाएंगे, कुछ बोल दिए तो? नहीं, डरना क्या। आपको नहीं अच्छा लगे तो ठीक है, भारत स्वतंत्र देश है। यहाँ तो बिना पूछे बॉम्ब लगा देते हैं, बिना परमिशन के बॉम्ब लगा सकते हैं हम, बिना परमिशन के। इतनी बात सामाजिक बात नहीं। आपको डर है? नहीं कि फंस जाएंगे, कुछ बोल दिए तो? नहीं, उल्टा पुल्टा फंस जाएंगे? नहीं, सत्य को अगर जब तक कर्कश आवाज में, कर्कश नहीं, ये गलत शब्द है, ऊंची आवाज में जब तक नहीं बोला जाएगा ना, तब तक बात नहीं बनेगी। नहीं तो झूठ ही फैल रहा है या गलत ही फैल रहा है, तो बाद में जाके वही मापदंड बन जाएगा कि ना, दिस इज हाउ इट इज। इट शुड नॉट बिकम ए न्यू नॉर्म, है ना। और उसका जो प्रतिफल है, उसका जो रिजल्ट है, वो बच्चे झेलते हैं। उनका क्या करोगे? अभी कितने बच्चे इसे जमा हो रहे हैं जिन्हें पता नहीं होता कि चचेरा भाई भी कुछ होता है। दादाजी का घर मेरा ही घर था। कितने बच्चों को पता है? नो, आई गो टू माई ग्रैंड पास प्लेस इन समर वेकेशन। अरे तेरे बाप का घर है वो। तो ये तो बोलना पड़ेगा ना, डरना क्या। आपको नहीं अच्छा लगे तो ठीक है, भारत स्वतंत्र देश है। यहाँ तो बिना पूछे बॉम्ब लगा देते हैं, बिना परमिशन के बॉम्ब लगा सकते हैं हम, बिना परमिशन के। इतनी बात सामाजिक बात नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं। तो मैं नहीं फंसूंगा आप। मुझे ना आपसे बहुत स्पेसिफिकली स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में बात करना है। फार्मर सुसाइड्स कर रहे हैं और चीज़ें गड़बड़ चल रही है, फसल ठीक टाइम पे नहीं उग रहे हैं, गवर्नमेंट का ज़्यादा सपोर्ट है नहीं। बोलते हैं बड़ा सब्सिडी ये है वो है, लेकिन सब्सिडी का मतलब भी फार्मर को नहीं पता है। तो कहाँ से चल के वो गवर्नमेंट तक अपना अर्जी लगाए कि नहीं हमको तो सब्सिडी चाहिए, हमको तो ये चाहिए वो चाहिए। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स चाहे बन रहे होंगे या बन भी रहे हैं, बट वो कितना किस हद तक फार्मर्स तक पहुँच रहा है ये तो हमें नहीं पता है। तो एक बार आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करिए कि द सैड स्टेट ऑफ रियलिटी इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर इन द कंट्री। मेरे हिसाब से अगेन डिस्क्लेमर है, ये मेरा मानना है, एंड यू आर फ्री टू नॉट टू एग्री विद दैट। ये डिस्क्लेमर देने का जरूरत क्यों पड़ रहा है? ये क्योंकि लोगों के अलग अलग विचार हैं। जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनका अलग जरिया है देखने का। मैं उनसे भी काफ़ी मिलता हूँ। जो किसान है, मैं खुद घर जाता हूँ तो हमारे यहाँ अभी भी खेती है, दूसरा कोई आय का जरिया नहीं है। मैं जाते ही 1 घंटे के अंदर शाम है तो गाय का दूध निकालूंगा, दिन है तो मैं घास लाने जाऊँगा, सर पे उठा के लाऊंगा। आई नो दैट लाइफ आई हैव लिव्ड। यहाँ भी तो वही कर रहा हूँ। तो ये जो एग्रीकल्चर की आज जो स्थिति है ना, ये प्लान्ड है, ऐसा हमने बनाया है, योजना के हिसाब से ऐसा बनाया हमने। जहाँ गांव जो पहले प्रोड्यूसर था और जो बाज़ार था वो कंज्यूमर था, है ना, अभी उसको हमने उलट दिया। अब सारी चीज़ें बाज़ार में बनते हैं, प्रोड्यूसर बाज़ार हो गया, गांव कंज्यूमर हो गया। तो कंज्यूमर जो होता है वो पैसे खर्चा करता है हर एक चीज़ के लिए। वो ना एक तरह से पंगु होता है, उसके पास कुछ है नहीं अपना। आपको जो भी चीज़ चाहिए ऑर्डर करो, बाज़ार में जाओ, यू आर लाइक किसी और पर निर्भर है। किसान जो होता है, मैंने कहीं पढ़ा था कि डेवलपमेंट, द रोड कॉल्ड डेवलपमेंट has only one speed breaker, that's called farmer. He won't buy the grain, he won't buy the milk, he won't buy the cloth, and being so he's so healthy, so he won't buy medicine. तो आपका जो मापदंड है जीडीपी बढ़ाने का या इकोनॉमी पर से बढ़ाने का, ये 3-4 डंडे हैं कि नहीं है? लोग खरीदेंगे तो पैसे का मूवमेंट होगा, वो खरीदता नहीं है। तो हमने ये प्लान करके पूरी दुनिया में, मोर सो इन दिस कंट्री, हमने प्लान करके उसको पलटी किया। और अब जो वस्तु स्थिति है उसमें जो सब्सिडी की आपने बात करी, या जो भी हम लोगों को मदद करना चाह रहे हैं, वो मदद करने के चक्कर में निकम्मापन ज़्यादा बढ़ गया। थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। निकम्मापन बढ़ गया माने, मैं यहाँ खेत में हूँ, 12-13 साल से तो मैं यहाँ हूँ। यहाँ सेवा के नाम पर या काम ढूंढने के नाम पर जवान लड़के आते हैं, 20-25 साल के होंगे, स्कूल नहीं गए ढंग से, और दूसरा काम उनको आता नहीं। पिताजी की खेत है, यहाँ आते हैं, पूछता हूँ क्या खेती किया? नहीं किया हूँ। तो 25 साल कर क्या रहते? पढ़ाई करी? नहीं, 7वीं 6ठी ऐसा ये वो।
तो लगा देते खेत में कि चलो यहाँ ना ये क्लीन करो, तो वहाँ जो भी फसल होती है वो सारा कुछ वो क्लीन ही कर देता है। बैंगन भी काट दिया, आलू भी काट दिया, टमाटर भी काट दिया। बोला यहाँ तो टमाटर था। ओह अच्छा अच्छा, मैं पहचाना नहीं। ये जो हम जो बांट रहे हैं ना, हर महीने इतना चावल ले लो, इतना गेहूँ ले लो, ये फंड ले लो, ये सब्सिडी ले लो, ये इंश्योरेंस ले लो, कहीं ना कहीं मन में बैठा कि कोई बात नहीं, वहाँ नहीं भी आया ना तो इधर से तो मिल रहा है और वो दिख रहा है। मतलब अभी आज जो भी लोग यहाँ पढ़ने आते हैं, मैं जो ट्रेनिंग देता हूँ तो मैं फ्यूचर फार्मर्स बनाता हूँ। सारे कॉरपोरेट के लोग, डॉक्टर्स, लॉयर्स जो भी आते हैं, उनका और कहीं चीज़ पर वो नहीं अटकते, एक ही चीज़ पर अटकते हैं कि भैया लेबर नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता लेबर? पैसा दे रहा है वो फ्री में नहीं कराएगा। यहाँ इस देश को तो चीप लेबर बोला जाता है। चीप लेबर किस चीज़ के लिए? और इतनी आबादी है। चीप लेबर आपको टॉयलेट क्लीनिंग में मिलता है, चीप लेबर रियल एस्टेट में मिलता है, चीप लेबर रिक्शा खींचने में मिलता है, मैनुअल काम जो भी आप शहर में कराते हैं उसको एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। जो मैनुअल काम गांव में करते थे उसको कहते थे कि अत्याचार करते हैं। आप ड्राइवर रखते हो, कुत्ता घुमाने वाला रखते हो, बर्तन धोने करते हो, बच्चे को 4 नौकर रखते हो, उसको कहते हो एम्प्लॉयमेंट। गांव में वही काम, वो काम तो कराते भी नहीं थे, खेत का काम कराते थे और उनके बाल बच्चों की शादी पढ़ाई का ध्यान भी रखते थे। उनको ज़मीन देते थे कि बस ये आप रहिए, आप हमारे अंग हैं समाज के। तो हमने उसको अत्याचार का नाम दे के वही चीज़ वहाँ करा ली तो एम्प्लॉयमेंट, यहाँ कराए तो अत्याचार। ये करने के चक्कर में अभी गाँव में लोग नहीं मिल रहे, खेत में नहीं मिलता आदमी। 700 रुपये एक दिन का देने पर भी लोग नहीं मिल रहा। 700 रुपये सेविंग एक दिन की 21,700 एक महीने का हुआ, 31 दिन का महीना होता है। कितने लोग 22,000 का महीना बचा रहे हैं शहरों में बैठकर, उसके लिए वो कितना कमा रहे हैं। और वो घर में माता पिता पति पत्नी के साथ है, दिख रहा है उसको कुछ ज़रूरत पड़ी तो जा सकता है, खाना हमारे घर का खाता है, वहीं बगल में वही काम जो घर में करता था हमारे यहाँ कर रहा है, नहीं मिलते लोग। ये जो कृषि की दशा और दिशा बदली ना हमने, वो सही नहीं हुआ। वो इसीलिए कहते हैं द स्पीड एंड द डायरेक्शन हैज़ टू बी टुगेदर। नहीं तो आप दौड़ते बड़ा तेज़ हैं, जाना इस तरफ था, आप चले गए उधर, तो आपको नहीं मिलेगा मेडल। हमने एग्रीकल्चर में वही किया। हमको चाहिए था ज़्यादा भोजन। किस कारण से चाहिए था ज़्यादा भोजन? ये जो हरित क्रांति वगैरह की सबकी बातें होती, मैं कई प्लेटफॉर्म पर PhD एग्रीकल्चर हो या सबके सामने खुल्लम खुला बता चुका हूँ कि ये कॉन्स्पिरेसी थी, मैन मेड कॉन्स्पिरेसी। कहते हैं बंगाल में अकाल पड़ गया, कहते हैं ना, फेमाइन, बंगाल फेमाइन, पढ़े भी होंगे किताब। फेमाइन का क्या मतलब होता है? आज मैं अपने कोर्स में सुबह वही पूछ रहा था, थे 10-12 लोग, सब बड़े बड़े आर्किटेक्ट, तो पता नहीं क्या क्या। वो तो किसी ने बड़े अच्छे से बताया, लड़का टीचर है हाई स्कूल में राजस्थान में, वो कहता है भैया फेमाइन माने होता है कि बारिश नहीं हुई और कंटिन्यूस 3-4 साल तक वर्षा नहीं हुई और दूसरा जल स्रोत भी नहीं है आपका। तो पिछले साल का जो अनाज था वो 1 साल चला, 1.5 साल चला, उसके बाद ख़त्म हो गया और बारिश नहीं हो रही, जलाशय नहीं है, तो वो अकाल की स्थिति है। वो काल जो है ना वो थोड़ा सा असमय वाला है, दुर्काल बोलते हैं उसको। बंगाल में हो जाएगा क्या? जहाँ गंगा आती है बंगाल में ही मिलती है, समुद्र में, उनकी हुगली नदी है, महानदी उड़ीसा की तरफ से जाती है। अभी भी बंगाल में आप कलकत्ता जाओ कभी ट्रेन से तो हर 1-2-3 किलोमीटर के बाद जिंदा तालाब मिलेगा आपको, जिसमें लोग नहाते हैं। वो सीवेज का वो कलेक्शन सेंटर नहीं है। वन ऑफ द मोस्ट वाटर इंटेंसिव क्रॉप होता है, चावल भी है और सन हेम्प, जो सन जिससे जूट बनता है, उसको उगाने के लिए भी पानी चाहिए और उसको क्लीन करने के लिए भी पानी चाहिए, जिससे कि जूट अलग होगा और लकड़ी अलग होगी। सबसे ज़्यादा अभी भी वही उगता है। और अकाल जब पड़ता है कहीं तो इट्स नॉट ए वन ऑफ थिंग, नहीं। जैसे हम साइकिल चलाने के लिए सीखने गए तो एक ही बार थोड़ी ना गिरे, कई बार गिरे, और जब सीखने के बाद भी तो कहीं ठोक दिया होगा। तो वैसे ही अकाल पहले कभी बंगाल में पड़ा था क्या? कहीं हिस्ट्री में नहीं। बाद में हुआ क्या? कभी नहीं। तो वो झोल था। अब वो तो सोशल मीडिया का धन्यवाद हो कि सारी चीज़ें बाहर आ रही हैं, तो कहते हैं वो अनाज भेज दिया उनको खाने के लिए World War II के सिपाहियों को और ये सब झोल हुआ। चलो मानते हैं कि आपका कहना सही था कि बंगाल में अकाल पड़ा था, तो अनाज की कमी हो गई थी। तो बाकी इंडिया कैसे जी रहा था भाई? जहाँ गंगा की उपस्थिति सूख गई, नदियाँ सूख गई, तभी तो अकाल था, तो बाकी इंडिया बचा हुआ था। चलो वो भी सही है। तो बंगाल में अकाल हुआ तो फिर दवाई कहाँ करनी चाहिए? सर दर्द है तो तेल सर में लगाएंगे ना, एड़ी में लगा के सर दर्द नहीं मिटता। आपने कहाँ ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू किया? पंजाब में। पंजाब का जो क्षेत्रफल है 2% है पूरे भारत का, और सबसे ज़्यादा धरती पर कहीं अनाज उतने कम जगह पे उतना ज़्यादा अनाज उगता है तो पंजाब था। वहाँ जाके आपने रिवॉल्यूशन शुरू कर दिया। आप 40 साल से सर्जन हैं और हम आपको सर्जरी सिखाने आ गए। 7 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खोली पंजाब में, और आप बंगाल में गूगल करिए कितने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। तो वहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खोली थी सीखने के लिए कि सिखाने के लिए कि बर्बाद करने के लिए? तो ये सारे झोल हैं। तो ये पूरा प्रोपेगेंडा, एकदम प्रोपेगेंडा, ग्रीन रेवोल्यूशन पूरा प्रोपेगेंडा, एकदम प्रोपेगेंडा है। आप कितने जगह पर झूठ बोले हैं आप,
चलो हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए कोई ज़रूरत थी आपको, हाँ। है ना, समय वैसा बन गया था कि हमें अनाज चाहिए था, ठीक है, सर दर्द हुआ आप क्रोसिन ले लिए, जीवन भर खाओगे क्रोसिन? जब सर दर्द खत्म होगा दवाई रुकनी चाहिए कि नहीं रुकनी चाहिए? अभी आज कितना उगा रहे हो आप भारत में? आप अपना 2012-13 का डेटा था कि समवेयर क्लोज टू 4 टाइम्स मोर देन द जो हमारा कंजम्पशन है उससे ज़्यादा हम उगा रहे हैं। ओके, उसमें से आधा दूध आधा फल आधी सब्जी रोज बर्बाद होती है इस देश में, रोज। ये डेटा है सब गूगल स्कॉलर्स डॉक या जहाँ कहीं भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो आधा जो बर्बाद हो रहा है, माने क्या, हम आधा कम भी उगाएं अगर क्वांटिटी में, तो यू एंड मी विल गेट व्हाट वी आर गेटिंग। तो आपने इसको रोका क्यों नहीं? और अभी समर का ये है तो सैटेलाइट से फोटोज आते हैं भारत के, जब आग लगी रहती है ना हर जगह, पंजाब में जलाते हर जगह नाम पंजाब का होता है, तो पूरा इंडिया रेड आता है, खाली नॉर्थ ईस्ट आता है थोड़ा ग्रीन। तो हमने सुना कहीं किसी माध्यम में पढ़ा कि नाउ पॉलिसी मेकर्स आर सजेस्टिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू टेक द ग्रीन रिवॉल्यूशन टू द नॉर्थ ईस्ट। क्यों भाई? हरियाली बर्दाश्त नहीं हो रही आपको? और अभी हुआ क्या? व्हाट इज दैट यू हैव अचीव्ड? आप अपने परिवार के बारे में अगर सोचिए तो आपको लगता है कि इस देश में या बॉम्बे में या जहाँ भी आप रहते हैं कि भोजन की कमी है? आप खरीदने जाते हैं तो आपको किस दुकान वाले ने बोला कि भाई नहीं है गेहूँ या चावल नहीं है? व्हाट इज दैट यू आर कंसर्न फॉर इज द क्वालिटी नॉट द क्वांटिटी, इजंट इट? हर चीज़ में गुणवत्ता का क्वेश्चन मार्क है। अनाज हो कि सिक्योरिटी गार्ड हो कि कोई घर में काम करने वाला हो कि कोई ड्राइवर हो, हर जगह हम क्वालिटी वी आर मिसिंग, है ना? तो क्वालिटी कैसे इंश्योर होगा? वही ऐसा ना, थोड़ी है अभी- कि कोई ब्रांड, जैसे आपने पहले कोई एक इंटरव्यू में भी या कोई वीडियो में भी बोला था कि बहुत बार हम देखते हैं कि यार ये कोई ब्रांड का है या महंगा, कॉस्टली डजंट मीन गुड क्वालिटी। हाँ, है ना? डेफिनेटली। तो उसका क्या कैसे अब पता मैं वही लगाया बता जाए? रहा हूँ, ये जो रिवॉल्यूशन जब हुए तो उसमें दिया क्या क्या आपने? हाँ। क्या क्या लाए थे रिवॉल्यूशन में? कुछ एक्शन पॉइंट्स होंगे ना। तो आपने बोला कि जो आपका बीज है ना वो नहीं है बढ़िया, अब हम बीज देते हैं, ये ज़्यादा उगता है, तो उसमें तरह तरह के वेरिएशंस आए। तो सपोज पहले ये गेहूं का पौधा था, ये पौधा है और इतना ही है इसका फल लंबा, ठीक है, तो बोले अरे इतना बर्बाद हो रहा है, हम ऐसा करते हैं इसका जीन मॉडिफिकेशन करेंगे, पौधा इतना ही रहेगा, फल इतना बड़ा हो जाएगा, अच्छा, तो उतनी ज़मीन में ज़्यादा उगेगा। हाँ। मैथमेटिक्स का घोड़ा तो ऐसे ही दौड़ता है, बढ़िया है। लेकिन वो ये बताना भूल गए कि हम जो भी उगाते थे ना, अब देखो आप कुछ भी एक फसल लगाते हैं या कोई पौधा है, उससे आप क्या खाते हो? या तो उसका जड़ खा जाओगे, मूली है, गाजर है, आलू है, व्हाटएवर, या उसका फल खाओगे, सारी सब्जियां एक तरह से फल ही हैं, या उसके पत्ते खाओगे, पालक है, मेथी है, धनिया है, या उसका फूल भी खा सकते हो। यही 4 चीज़ खाते हैं। जो बच गया वो जानवर खाता है, वो जलावन बनता है, वो कंपोस्ट बनता है। तो जो हम छोड़े वो, और तब जानवर भी रखते थे क्योंकि खेती जानवर पर आधारित थी। तो पहले नेचुरली पौधा इतना बड़ा था, फल इतना बड़ा था, अब आपने कर दिया ये, तो अब जो ये बचा ना, ये आर्टिफिशियल है, आपने लैब में बना के इसको दिया। ये जानवर खा पा रहा है क्या? ये प्रश्न किसी ने नहीं पूछा। अब हालत ऐसी है कि ऐसी धान की वैरायटी आई है कि जो सड़ने में 6 महीने से ज़्यादा ले रही है और जानवर उसको नहीं खा रहे हैं। तो आग नहीं लगाएं तो क्या करें? हम 6 महीना खेत को खाली रखें? ये बात कोई करने गया और ये बना के किसने दिया? लेबोरेटरी ने दिया, वैज्ञानिकों ने दिया, यूनिवर्सिटीज़ ने दिया। और ब्लेम किसके ऊपर जाता है? जितने भी केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, कि बोले कि देखो आप ये बीज डलोगे तो ज़्यादा उगेगा, लेकिन हो सकता है कीड़ा ज़्यादा है। कैसे बिजनेस चलता है? तो पहले बीज बेचा, उसके बाद कीटनाशक बेच दिया, है ना? तो और उसके बाद बोला इसको ना फर्टिलाइजर, धरती में तो दम नहीं है इसीलिए नहीं उग रहा था, फर्टिलाइज़र देते हैं। तो जो भी आर्टिफिशियल सिंथेटिक केमिकल्स थे वो दिया। तो आपसे कितनी चीज़ आपने खरीदी? बीज खरीदा, सिंथेटिक केमिकल्स खरीदा, फिर पेस्टिसाइड्स खरीदे। उसके बाद आए खरपतवार ज़्यादा उगते हैं, इनको ना कितना लेबर है नहीं, लेबर क्यों नहीं भाई? लेबर को शहर बुला लिया, टॉयलेट क्लीन करो तुम। तो वीड उग रहे हैं तो इसको हाथ से निकालेंगे तो कितना दिक्कत होगा, समय लगेगा, स्प्रे कर देते हैं, उससे आपका ये पौधा नहीं मरेगा, ये छोटा वाला सब मर जाएगा। क्यों? और किसी को पौधे को या इंसान को या किसी जीव को मारना हो कुछ खिला के, तो उसमें क्या होना चाहिए? जहर ही तो होना चाहिए। हाँ। बस ये नहीं बोला, नाम दिया वीडीसाइड, वीड को मारते हैं। जबकि मैं इस दिन 5 तारीख को बता रहा था स्कूल में, 600-700 बच्चों से इंटरेक्ट किया मैंने आप लोगों से मिलने के बाद, कहा कि पेड़ से ज़्यादा ऑक्सीजन पौधे रिलीज करते हैं क्योंकि पौधों की संख्या ज़्यादा है। हमने उसके ऊपर दवाई छिड़क दी। दवाई छिड़कते वक्त ये नहीं बताया कि जब यहाँ से स्प्रे करके वहाँ जा रहा है तो ये जो ज़्यादा दूरी है ना वो हवा में ये हो रहा है। हम स्प्रे ऐसे करते हैं ना, हवा में चला जाता है मोर देन 90%, धरती में चला जाता है मोर देन 10%, हार्डली 0.03% और समथिंग गोज इनटू द प्लांट जो जिस काम के लिए आप डाले थे।
तो ये जो 60-70 साल से हुआ, अभी देखो ये सब डेटा कहता है। मैं कोई रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं करता, मैं रिजल्ट देख के बातें कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। 1947 में भारत के जो अपनी हमारी धरती थी, उसका जो जल ग्रहण शक्ति था, वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी का, दैट वाज 57 to 58%। ये कब की बात कर रहे हैं? 1947 में, है ना। और अभी 5.7 to 5.8% है। क्या आप बात कर रहे हैं? यस, 10%। 10%, मतलब 10 टाइम्स कम हुआ। पहले 100 लीटर में 58 लीटर धरती सोख लेती थी, अभी 100 लीटर में 5-6 लीटर ही लेती है। इसीलिए फ्लैश फ्लड आपको ज़्यादा दिखते हैं। हुआ क्यों ऐसा? इतने केमिकल्स डाले धरती के सतह पर, वो जमा हो गए, वो पानी को जाने नहीं दे रहे। जैसे आप रेन कोट पहन लो और ऊपर से नहा रहे हो तो पानी कहाँ जाएगा शरीर में? रेन कोट जैसा हो गया है। और इतना खर्चा हो रहा है, इतना खर्च, लाख रुपए लगाते हैं, 1.25 लाख कमाते हैं, तो लगता है कि 1.25 लाख कमा लिए। क्यों हो रहा है ऐसा? ये पंगु बना दिया ना बाजार ने। इतना सब कुछ दिया आपको, इतना सब कुछ दिया। अभी देखो ना, हमारी व्यवस्था भी तो ऐसी है ना, हमको हर चीज़ बाजार से लेना पड़ता है कि नहीं पड़ता? किसानों को ऐसा बना दिया, बीज खत्म हो गया। अभी मैं जाता हूँ, एक बीज में गांव में पूछूं तो नहीं मिलता, उतने बाजार से ही लाते हैं। कोई सस्ता दे देता है, कोई कुछ देता है, और बीज के बाद वो कीड़ा आएगा ही आएगा। तो फिर कीड़े, तो मार्केट डिपेंडेंट जब एग्रीकल्चर हो गया ना, पैसे का मूवमेंट बढ़ा, लेकिन किसानों का मूवमेंट नहीं बढ़ा। तो बेटे नहीं टिके खेतों में, बेटे चले गए शहर, बूढ़े लोग हैं। तभी तो कहता, मैं आपको बता रहा था कि द जनरेशन ऑफ फार्मर्स टुडे आर द लास्ट जनरेशन इन द वर्ल्ड। इजंट इट स्केरी, है ना। तो ये मोटा मोटा ये कृषि की दशा। और ये चीज़ किसको समझना जरूरी है भाई? कंज्यूमर्स को ज़्यादा समझना है, क्योंकि किसान को अब पता चलने लगा है। जैसे मैं पढ़ा लिखा हूँ, ये समझता हूँ, गांव जाता हूँ तो बताता हूँ मैं। हर बार आई मेक श्योर कि 5-10 लोगों को कन्विंस करूँ कि भाई तुम बीज नहीं मिल रहा तो जहाँ से मिलता है ले आओ, लेकिन जहर मत डालो खेतों में, तुम्हारे बच्चे मर रहे हैं। 1 साल में 10 लोगों की जान गई हमारे गांव में। जान गई माने कि वो मृत्यु को ये हुए। एंड द रेंज वाज फ्रॉम 44 to 84 और 82 ईयर्स। उसमें से 7 या 8 लोग कैंसर से मरे थे। और मैंने भाई को पूछा, बोला कि तुमने गौर किया कि 10 में से 7-8 लोग कैंसर से मरे? बोले हाँ यार, 80 साल वाला भी कैंसर से मरा, 44 वाला भी कैंसर से मरा। और आप हमारे गांव आएंगे ना, तो आपको थोड़ी देर के लिए ये पचेगा नहीं कि धरती पर ऐसी भी जगह है क्या, जहाँ कहीं जाना हो तो यू वॉक, कुछ लाना है तो सर पे उठा के लो। पूरा दिन फिजिकल काम ही होता है, किसी का पेट निकला हुआ नहीं कौन मिलेगा। से गांव से हो आप? बिहार में। कहाँ पे बिहार में? बेगूसराय जिला है, गंगा के दक्षिण में आता है। हमारे यहाँ गंगा मैया हर साल हमारे बेडरूम में आती है, ओपन है ना। और हम गीत गाते हैं, दादियाँ गीत गाते हैं, गंगा ये शुद्धि हो जाएगी। उस जगह पर, वहाँ पर लोग कैंसर से मर रहे हैं। क्यों? पूरा जीवन बिताया सुख से, मतलब हेल्दी होके, और मर रहे हैं तब क्योंकि एक केमिकल आपके शरीर में जो गया वो बीमारी में बदलता है 25-30 साल बाद, तुरंत नहीं बदलता। इसीलिए कई बार कोई स्मोकिंग करता है, बोलो कि अरे मत करो यार इससे, अरे मैं इतने दिन से पी रहा हूँ, कहाँ कुछ हुआ। मैं कई बार बोलते लोग, जब होगा तो देख नहीं पाओगे, और वो अभी हो रहा है। तो ये बाय प्रोडक्ट हुआ, एग्रीकल्चर के साथ ज़्यादा खेलवाड़ करा ना, तो अब जाके बोलते हैं हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे जी। थैंक्स टू दिस गवर्नमेंट कि जिन्होंने 5,000 करोड़ नेचुरल फार्मिंग के लिए अलग से दिया। ऑर्गेनिक की बात अलग हुई, नेचुरल फार्मिंग पर आए अल्टीमेटली। तो ये जो गुणगान ऑर्गेनिक का हो रहा है, क्योंकि ये मेरे को पिक करना है यहाँ से जो आप कह रहे हैं। ये तो बड़ा गुणगान चल रहा है कि ऑर्गेनिक है और ऑर्गेनिक मैन्योर से हो रहा है और ये सब हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिमका हो रहा है। आजकल जब हम लोग सिटी की बात कर रहे हैं, हम तो चलिए अभी एक पर्टिकुलर सिटी में बैठे जहाँ पे सब कुछ हरियाली है, जब गाँव की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग, और मैं जानबूझ के हिंदी में बात करूँ ताकि मैं चाहता हूँ कि और लोगों तक, Tier 2 Tier 3 तक पहुँचे ये बात। इन जो फार्मर है, जो यूट्यूब चलाता है, वहाँ तक वो पहुँचे ये बात। ये जो ऑर्गेनिक का गुणगान है सिटी में लोग जो कर रहे हैं कि स्विगी में सब ऑर्गेनिक पोटैटो मिल रहा है, ऑर्गेनिक टमाटो मिल रहा है, ऑर्गेनिक अनियन मिल रहा है, ऑर्गेनिक अदरक मिल रहा है। बीच में मेरे को एक जन कोई बोला कि जब आप मार्केट में निकलो अदरक लेने या आलू लेने, तो सबसे गंदा दिखने वाला अदरक है ना, वही उठाना। हम बोले ये क्या मतलब हुआ भाई? बोलता यही है ऑर्गेनिक, कि उसमें फिर पेस्टिसाइड छिड़क के उसको क्लीन नहीं किया गया है। क्योंकि अगर आप क्लीन अदरक लेने जाओगे तो आपको घर आके, क्योंकि वो पेस्टिसाइड छिड़क के उसको क्लीन कर दिया, तेजाब से क्लीन करते हैं, तो एसिड डाल के, तो वहाँ से अंदर आए, पोछा और वही कूट के डाल दिए चाय में। तो ये क्या है ये ऑर्गेनिक को? ये झोल है, ऑर्गेनिक जो बहुत बड़ा झोल है। ऑर्गेनिक उसी ने शुरू किया जिसने भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया। ऑर्गेनिक इंडिया फाउंडेशन या कुछ इस तरह का, कि देखो जो बिजनेसमैन होता है ना, वो दूरदर्शी भी होता है, तभी वो अपने प्रोडक्ट को कस्टमाइज़ करता है या चेंज करता है। कि आज बल्ब बिक रहा है,
कल ट्यूबलाइट आएगा बाज़ार में, अगर जो बल्ब से ट्यूबलाइट में नहीं गया वो गया, टॉर्च वाले गए ना, कैमरा वाले गए, सब गए, तो जो बदल नहीं पा रहे तो वो बदलता है, मार्केट की चीज़ें बदलती हैं। तो लगा कि अब एक समय आएगा जब अवेयरनेस बढ़ रहा है, जागरूकता बढ़ रही है, सच्चाई को जब बड़े पटल पर जब डाला गया, सब लोग देखने लगे, तो उन्होंने ऑर्गेनिक करके शुरू किया। अब देखो किसान के साथ दो दिक्कतें, एक तो है कि वो जितने भी जहर डालता है ना, उसने बनाया नहीं है अपने पास, उसकी फैक्ट्री गांव में नहीं है, किसी वैज्ञानिक ने, किसी बिजनेस वाले ने बना के उसको सस्ते में दिया है, और उसको समझाया नहीं कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। ग्लोव्स लगा लेना, ये कर लेना, नहीं पता उसको। और आप कहते कि हमने बैग पे लिख दिया था, और बैग पे क्या लिखा था? मेरे घर में मैं कई बार ये बता चुका हूँ, मैं देखा एक मक्के का ना बैग था, बढ़िया हार्ड प्लास्टिक था, तुम्हारी माँ ने अपने पोते के लिए स्कूल जाने का एक झोला बना दिया उससे। गांव के लोग सब स्किलफुल होते हैं, हर चीज़ का कुछ ना कुछ परिणत कर देंगे। तो मैं देखा उसमें मक्के का था, कुछ ब्रांड लिखा हुआ, और उसके ऊपर हिंदी में लिखा है कि बच्चों से दूर रखें। अब ये बताइए आप कि मक्के के बीज को बच्चों से क्यों दूर रखना है? वो क्या कहना चाह रहे हैं? माने वो जहरीला है, और उसके नीचे और कुछ छोटे छोटे इसमें लिखा था, मैंने उसको जूम करके फ़ोटो लेके देखा ना, बच्चे अगर हाथ से छू लें या कुछ तो कि खा लें तो कैंसर की खतरा हो सकता है, एंड ऑल दैट। ये बोलते हैं कि हमने लिख दिया था, अब वो पढ़ने वाले पढ़े नहीं। ये तो वैसा ही हुआ कि कहते हैं म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। मैंने बोल भी दिया, आपने सुना भी नहीं, पैसे भी गए, तो बात हुई। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी आपको? तो एक है कि किसानों को ना ये सब चीज़ लेने एकदम डिपेंडेंट बना दिया, तो खर्चा उसका हो रहा है। अब वो पैसे दे के जहर खरीद रहा है कि अमृत खरीद रहा है, अल्टीमेटली उसका खर्चा हो रहा है। आप जो कहते हैं किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, कभी ये स्लोगन सुना कि हम उसका फसल का क्वांटिटी दुगना कर देंगे? ये अब नहीं होता, पहले होता था कि ज़्यादा होगा, अब वो बात नहीं कह रहे, कहते हैं हम उसकी आय दोगुनी करेंगे। तो वो 100 रुपये में जहर लाता था, अभी ऑर्गेनिक के नाम पर वो कहते हैं अप्लाइड केमिकल्स, और हर चीज़ हम देंगे आपको हम केंचुआ भी देंगे। भाई आप पता नहीं आप गांव से हैं कि नहीं, बचपन से जो लोग भी गांव से वो रिलेट करेंगे कि बारिश जब होती थी ना तो आंगन में केंचुए भर जाते थे, और वो घर के अंदर घुस जाएंगे, बारिश खत्म हुए वो खत्म हो जाएंगे। 60-70 साल यूरिया डाल के किसी को भी एक्सपेरिमेंट करना हो मत करना, लेकिन मैं ऐसा बता रहा हूँ, इतना केंचुआ जमा कर लीजिए और आधा 1 चम्मच यूरिया ऊपर से डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए, देखिए वो कैसे मर जाता है तुरंत में। 60-70 साल से हमने सारे केंचुओं को मारा धरती के अंदर जो थे, और जब वो मर गए तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम से हमने लैबोरेटरी मेड केंचुआ लाए। ये अफ्रीकन अर्थवर्म है, ये ऑस्ट्रेलियन है, ये कलरफुल है। अंग्रेजी के शब्द जब आते हैं तो भारत में लगता है वेद बरस रहा है। ऐसे और टर्मिनोलॉजी फेंक दी तो कंज्यूमर्स भी खुश, अरे कुछ तो आ गया, शहर में नया माल आया है, दिस इज बेटर करके लिया, पता बाद में चलेगा ना कि वो कितना था। और देखो आप उगाते हो ना, या कोई भी प्रोडक्शन आप करते हो तो एक लिमिट तक आप क्वालिटी मेंटेन कर सकते हो। जब आप स्केल अप कर सकते हो तो कहीं ना कहीं एक आंख बंद करना पड़ता है। ये रियलिटी है जो थोड़ी हार्श है। उस ऊपर से खाने पीने की चीज़, अगर आप मान लो अच्छा कुकिंग करते हो तो 10-20 लोगों का खाना बढ़िया से बना दो, 1000 लोगों का, वो गुणवत्ता नहीं आएगी, क्वालिटी आएगी, क्वांटिटी आएगी, क्वालिटी नहीं आएगी। अब ये किसानों को यही करते गए। अब ऑर्गेनिक में भी चीज़ें खरीद के ही आती हैं, केमिकल में भी चीज़ें खरीद के आई थी, तो इसका भला नहीं हुआ। और इसका जब भला नहीं हुआ तो जितने भी फार्मर क्या बोलते हैं उसको, फूड प्रोसेसिंग कंपनीज, या जो भी दुनिया में सबसे बड़ा बिजनेस तो भोजन का है, तो ऐसा कैसे है कि सुसाइड किसान को करना पड़ गया, लेकिन जो किसान के उत्पाद बेच रहा है जो मंडी में या कोई कंपनी वाला है, वो प्रॉस्पर कर रहा है। डाउनलोड होके तो आया नहीं था, आया तो था खेत से, तो जो उगाया उसको क्यों नहीं मिला, है ना। तो ये ऑर्गेनिक और ये ना, इसको थोड़ा सा इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक वाले सब ना, उनको लगेगा कि हमारे यहाँ आए थे आचार्य देवव्रत, वो गुजरात के राज्यपाल हैं, वो खुद कृषक हैं, किसान, उनकी 200 एकड़ की हरियाणा में खेती है। उन्होंने राज्यसभा और लोकसभा के दोनों एमपीज को, दोनों इसको सदन को बिठा के 3 घंटे का नेचुरल फार्मिंग का सेशन लिया था। यहाँ भी आए थे, गुरुदेव के साथ बैठ के उन्होंने जो 40 मिनट बातें करी ऑडियो विजुअल दिखा के, और वो यही बता रहे थे कि ऑर्गेनिक क्या है और नेचुरल क्या है। मतलब मैं तो उतना प्रबुद्ध हूँ भी नहीं, वो अगर किसी को जानना है तो उनका वो जाके वो देख लें। क्या है ऑर्गेनिक और नेचुरल में फर्क? नेचुरल में क्या है कि देखो, पेट्रोल की गाड़ी में डीजल नहीं डालते आप, एंड वाइस वर्सा। आपकी गाड़ी क्या है, नेचुरल है कि आर्टिफिशियल है? ये नेचुरल ही है ना, भगवान का बना। तो इसमें कौन सी चीजें जानी चाहिए? नेचुरल ना। भोजन उगता है खाने पचाने के लिए, और कोई पर्पस नहीं है इसका। अब नेचुरली उगेगा माने क्या,
बीज उस जगह का होगा, लोकल, है ना। कहते हैं कि कोस कोस पर भाषा बदले, इतने कोस पर पानी, ये सब चीज़ें हैं कि आफ्टर सर्टेन डिस्टेंस गायें बदल जाती हैं, भाषा बदल जाता है, पगड़ी मतलब अटायर बदल जाता है, मिट्टी का स्वाद, पानी का स्वाद, अनाज बदल जाते हैं। इसीलिए अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन में अलग अलग चीज़ें उगती थी। भारत में गायों की जितनी प्रजाति हैं उनके फीचर्स एकदम डिस्टिंक्ट है, एकदम अलग है। कहीं इतना है, कहीं उतना है, किसी के सींग बड़े, किसी का पूंछ बड़ा, किसी के कान बड़े, किसी का दूध देने का क्षमता कम ज़्यादा, सब अलग अलग थे। तो नेचुरल में क्या होता है कि आप उसी पर रहिए, बीज वहीं का यूज़ करिए। दूसरा, ये गौ आधारित खेती है। मैं बता रहा था कि गाय के गोबर में एक ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट ने कोई पेपर पब्लिश किया था कि फॉर ए प्लांट टू ग्रो इट नीड्स 108 एलिमेंट्स इन एडिबल फॉर्म, है ना। 108 उसके अवयव चाहिए खाद्य रूप में। भारत की जो गाय है उसको अंग्रेज़ों ने बोला है बॉस इंडिकस, और जो भारत की गाय नहीं है उसको कहते हैं बॉस टॉरस। मैं कहता हूँ वो गाय जैसी दिखती है और दूध जैसा पदार्थ देती है। ना वो गाय है ना दूध है। दूध है जिसको अमृत माना, जिस जानवर को पाल के कृष्ण भगवान का नाम गोपाल हो गया, है ना। और वो ने अपने एडोलेसेंट एज में, युवावस्था से पहले उन्हें माखन चोर कहा गया। वो माखन खाते थे, बच्चों को उस उम्र में माखन खिलाना चाहिए। तो वो वाली गाय के सहयोग से, उनके गोबर गोमूत्र से जब चीज़ें उगती हैं तो धरती में उत्पादक शक्ति बढ़ती है। क्योंकि और वो लिखा कि द डंग एक्सक्रीटा ऑफ द बॉस इंडिकस हैज़ एग्जैक्टली 108 एलिमेंट्स। अच्छा, तो गोबर दिए तो और कुछ देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो आत्मनिर्भर वहीं हो गए ना। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना का जो फॉर्मुलेशन है या जो एग्जीक्यूशन है प्रैक्टिकल में, इससे ज़्यादा कुछ होगा क्या। जहाँ किसान जो उगा रहा है ना, अपने बल पे उगा रहा है, बाजार जा रहा है बेचने के लिए, खरीदने के लिए नहीं जा रहा। नफ़ा या हानि बेचने से होता है, उगाने में आज तक किसी को तकलीफ नहीं आती। केमिकल और नॉन केमिकल दैट वी विल सिट एंड डिबेट कि अच्छा है ये अच्छा नहीं है, लेकिन बेचने की व्यवस्था नहीं हुई तो फिर वहीं पर लॉस और प्रॉफिट की बात आ तो ये जो ऑर्गेनिक वाला आप बात कह रहे थे, तो ये शहरों में ये कैसे इसको ठीक किया जाए? शहरों में नेचुरली कैसे उगाया ये जाए? कंज्यूमर्स को ना थोड़ा अवेयरनेस चाहिए। मतलब अब हाँ, नेचुरल में एक और बात है कि चीज़ें समय के हिसाब से उगेंगी। देखो सीजन के हिसाब से, बिल्कुल सीजन के हिसाब से उगेंगी। हिंदी में गर्मी में कुछ और उगेगा, ठंड में कुछ और। हमारा भी तो मूड बदलता है समय के हिसाब से। नहीं, बसंत ऋतु में कितनी कविताएं लिखे हैं, उतनी रोमांटिक कविताएं वो ठंड में तो नहीं बोलते कि लिखते हैं, गर्मी में नहीं बोलते। तो सीज़न जो है ना वो हर चीज़ को प्रभावित करता है, आपके शरीर को प्रभावित करता है, तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी प्रभावित करता है। तो आयुर्वेद और भोजन दोनों साथ साथ चलते हैं। तो भोजन को आयुर्वेद के हिसाब से, माने सीज़न के हिसाब से जब उगाते हैं तब होता है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम कहते हैं। जो द वन हु इज़ हेल्दी, हिज हेल्थ शुड बी प्रोटेक्टेड एंड थ्रू द फूड। पहला जो पिलर है आयुर्वेद का वो भोजन, आहार। तो जब सीज़न के हिसाब से उगेगा तो उसमें एफर्ट कम लगेगा। इट्स लाइक आप रोज़ कैमरे के सामने बैठते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं लगता कि कैमरा है कि नहीं। किसी नए आदमी को बिठा दीजिए, वो बड़ा झिझकेगा। तो उस अनाज को उगाने में कोई एफर्ट नहीं लग रहा। अब कंज्यूमर्स के साथ क्या दिक्कत है कि खरीदते खरीदते ऐसा हो गया कि उन्हें इस चीज़ का ज्ञान ही नहीं है कि हर चीज़ हर वक्त नहीं मिलती और हर चीज़ का हर वक्त डिमांड भी नहीं करना चाहिए। इट्स कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी माय डियर। यू क्रिएट द डिमांड एंड सप्लाई विल कम, इफ़ नॉट फ्रॉम दर दे विल ब्रिंग इट फ्रॉम द मून। लेकिन ला के देंगे वो। तो हम ना सही क्वेश्चन पूछना हम भूल गए, क्योंकि हमारा प्रायोरिटी बदल गया। फटे जीन्स ज़्यादा, गाड़ी ज़्यादा, इंश्योरेंस ज़्यादा, स्कूल कॉलेज। फटे जीन्स सब बोले? हाँ, फटे हुए जीन्स प्रायोरिटी में आ गए ना हमारे। मतलब शरीर को सजाना ज़्यादा प्रायोरिटी है, इसको मजबूत करना प्रायोरिटी नहीं है। देखो हमारे बच्चों को, 20-22 साल के बच्चों को देखिए आप, 50 किलो का वजन तो बहुत बड़ी बात हो गई। 10 किलो में कैन यू हेल्प मी? तो वो शरीर में दम नहीं है, उससे क्या आप आशा कर सकते हैं? तो कंज्यूमर्स को ये मानना पड़ेगा कि सीजन के हिसाब से। अब गूगल इतना करते हैं ना, अब तो बहुत चीज़ आ गया, परप्लेक्सिटी आ गया, चैट जीपीटी, पता नहीं नोटपैड LM क्या क्या नहीं आ गया, AI। आपको तो हमको लगता है बाकी जितना छोटा बच्चे लोग से ज़्यादा पता होगा। ये जो 10 साल वो भी किया ना मैंने, 10 साल वो भी किया ना, कंप्यूटर 10 साल चलाया हूँ ना, तो थोड़ा बहुत तो है ना। तो आप उसको पूछ लीजिए कि अभी अगर ज्येष्ठ का महीना है या मई जून जो भी चल रहा है, इस समय में क्या चीज़ें उगती है, आप वही डिमांड करिए ना। और फिर आप खरीदने जो जा रहे हैं वो बेचने वाले से क्यों खरीद रहे हैं, आप उगाने वाले से खरीदिए ना। हाउ फार इज़ ए फार्मर फ्रॉम योर प्लेस? 30, 40, 50 किलोमीटर। आपको रोज़ तो जाना नहीं है। स्टेपल्स लेने के लिए आप महीने 2 महीने में एक बार जाइए ना। और आप किसान से अगर डायरेक्ट लेते हैं तो कितना आसान हो जाएगा आपके लिए भी। आपके बच्चे देखेंगे तो सही, ये डाउनलोड नहीं हो रहा, ये ऐसा उगता है है ना। मिट्टी अगर लगा है भिंडी में तो इट्स नेचुरल।
आप उस पे प्रश्न उठाते हैं, इसीलिए वो मिट्टी को तेजाब से धो के ऐसे भिंडी को इतना चकाचक करके देता है कि आंखों को लगता है वाओ सो नाइस। आंखों को अच्छा लगता है, डालते पेट में हो, इसको नहीं लगता सो नाइस। और जो तो नेचुरल है ना, ये अवेयरनेस की बात कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल कि awareness ये की बात। तो जो टियर 1 सिटी में है, जो बड़े शहर में है, मैक्सिमम पॉपुलेशन कहते हैं कि यार बड़े शहर में लोग रह रहे हैं। आजकल जितना अर्बनाइजेशन हो रहा है लोगों चीज़ों का, कमर्शलाइजेशन हो रहा है चीज़ों का, हर चीज़ को कमर्शियल प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। तो इस चीज़ में फिर अर्बन फैमिलीज और टियर 1 के फैमिलीज को इसको कैसे देखो, चेंज किया जाए? क्योंकि हर, जैसे आपने बोला कि 30 40 50 60 किलोमीटर दूर होगा कोई फार्म या फार्मर दूर होगा आपसे। अब उनको लगता है अरे यार नीचे दुकान है, नीचे छोड़ो, ये इसमें है दुकान, ठीक है, इंटरनेट ऑन किए, स्विगी इंस्टामार्ट में गए या ब्लिंकिट में गए, कहीं पे भी गए, हाँ अनियन, हाँ ऑर्गेनिक अनियन 1 किलो 45 रुपीज़, नॉर्मल अनियन 32 रुपीज़ का ले लेंगे। यस। तो फिर सुबह में भोजन प्याज मंगाएंगे, शाम में दवाई मंगाएंगे। हाँ। फार्मर से लेने का डायरेक्ट फायदा कि आप वहाँ जाओगे, आप उससे बातें करो तो समझोगे तो सही कि आपका जो सेलर है, जो सप्लायर है आपका, वो करता क्या है। आप एक बार जाओगे, 2 बार जाओगे और आप उसको पूछोगे कि भाई ये कुकुम्बर कितने का है, वो 5 रुपये किलो बेचता है जिस दिन आपने 40 रुपये खरीदा है। और ये मैं मार्केट का रोज़ का रेट देख के बता रहा हूँ, इतना गैप होता है, 8 गुना हो जाता है महंगा वहाँ जाते जाते। तो वो बोलेगा 5 रुपया 7 रुपया, देखेगा आपकी गाड़ी में है तो बोल देगा 10 रुपया। इज़ इट कॉस्टली फॉर यू? बट फॉर हिम इट इज़ टू मच ऑफ। 10 रुपया मिल गया, डबल मिल गया, आपको 30 रुपीज़ कम पड़ा है। तो अगर आपको लगता है कि आप उससे वो खरीदें क्वालिटी में जैसा आप चाहते हैं, तो गिव हिम द रेट, नो, एंड व्हाट रेट यू शुड गिव हिम। जो आप बाज़ार में दे रहे हैं ना, वही दे दीजिए ना इसको। 40 रुपये देंगे ना, 8 गुना जिस दिन इसका मिल गया ना खीरे का, ये 10 एकड़ और पड़ोसी का खेत लेके भी उगाएगा। आप बोलिए कि भैया केमिकल नहीं डालना, गोबर से उगाना, इतना कहने के लिए आपको समझ होनी चाहिए। तो हमारे जैसे लोग यही कर रहे हैं, कंज्यूमर्स में अवेयरनेस फैलाते हैं, ट्रेनिंग्स प्रोग्राम से, आपके साथ बातें करके, कहीं और प्लेटफॉर्म पे जाके कि भाई आपको अगर पता है ना कि चीज़ें उगती कैसी हैं, कैसे हैं, तो आप ना उनको भी सेंसिटाइज कर पाओगे और उसके बदले में आपको अच्छा प्रोड्यूस भी मिलेगा। आप पैसे कमाइए कंप्यूटर से या शेयर मार्केट से, जो भी, लेकिन भोजन आप वहाँ से लीजिए, तो क्या होगा, यू विल हेल्प द फार्मर रिमेन ए फार्मर। मैं टेडेक्स में गया था तो ये उन्होंने बोला एक ये दीजिए, क्या शीर्षक दीजिए अपने इसका टाइटल। हाँ, टाइटल। तो मैंने चलते चलते लास्ट मिनट में कहा यार क्या करें, तो मैं कहा सबसे बड़ा जो दर्द है हमारे जैसे लोगों का कि लोग खेती छोड़ के जा रहे हैं। 76% ऑफ द फार्मर्स इन इंडिया दे से दैट गिवन एन ऑप्शन आई विल क्विट फार्मिंग। 76%, और ये करीब करीब 15 साल पुराना डेटा है। अभी वो 76 86 आया होगा, 56 नहीं गया होगा। टू हेल्प ए फार्मर रिमेन ए फार्मर, यू गिव हिम द मनी। कैश बेस जो इकोनॉमी आ गई ना, वहाँ सबको पैसा चाहिए भाई, तो उसको आप डायरेक्ट खरीदिए नहीं तो, और उसके बाद 40 रुपया देंगे ना, वो घर पहुँचा जाएगा भाई। आप ब्लिंकिट, आप फार्म इट करिए ना, उन्हीं से लीजिए, उनको बोलिए आप पहुँचा दो। ये बढ़िया बोला आपने। फार्म इट करिए डायरेक्ट। और उसके बाद आपकी सोसाइटी में कितनी फैमिलीज रहती होंगी, या आपके फ़ोन में कितने, बॉम्बे में आप रहते हैं तो बॉम्बे के कितने लोगों को आप जानते हैं, 10 50 100 लोगों को जानते हैं, सब तो खरीद के खा रहे हैं ना। हाँ। या अपनी सोसाइटी में ही 500 फैमिली रहती है एक में, आप एक विंग को अगर 10 फार्मर को दे दें ना, तो आएगा लेके कि नहीं आएगा। हमको बताइए कुछ ऐसा लाइफस्टाइल चेंजेस, 2 3 4 जो भी है, जो करने से एटलीस्ट वो एक करंट सिनारियो को ऑल्टरनेट करके एक हेल्दी सिनारियो पे ऑप्ट कर पाए। जी एकदम सही बोला। मैं ना गुरुदेव के आशीर्वाद से करीब 8-10 साल से यही कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली लोगों को समझा रहा हूँ। तो अलग अलग कोर्सेज डिज़ाइन करे, जब कोविड आया तो हमने ऑनलाइन कर दिया। तो आपको देखो, खाली भोजन से ही स्वास्थ्य बनता बिगड़ता है ऐसा नहीं है, भोजन भी एक उसका डायमेंशन है। धरती, हवा, पानी, ये 3 चीज़ जो है ना, 5 तत्वों में जो ये 3 तत्व है, हर वक्त हम इसको खराब कर रहे हैं, निगेटिव इम्पैक्ट इसके ऊपर डाल रहे हैं। तो धरती माने फर्टिलिटी ऑफ द अर्थ, हवा माने फ्रेशनेस ऑफ द एयर, पानी माने प्योरिटी ऑफ वाटर। नहीं, ये 3 चीज़ें हमको चाहिए होती है। तो और आपके यहाँ से निकल क्या रहा है, आपके घर से या आपके होने मात्र से क्या हो रहा है, कचरे निकल रहे हैं, है ना, जो भी है, प्लास्टिक वेस्ट है, व्हाटएवर। तो जो भी वेस्ट है वो अगर बायोडिग्रेडेबल है, अगर वो सड़ के खाद बन सकता है, तो मैं हाथ जोड़ के बताता हूँ कि आप उसको ना सड़ा के खाद बना लीजिए। मच्छर नहीं आता उसके ऊपर, ओके, नहीं आता नहीं ये चीज़ें। तो 1000 लोग इस चीज़ को समझा रहे हैं, आपको वो भी एक्सेस नहीं है, तो आइए आर्ट ऑफ लिविंग, दुनिया के सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आके एक दिन तो बिताइए,
3-4 दिन तो बिताइए आप यहाँ सीख लीजिए कि कैसे ब्लैक गोल्ड बनाते हैं। तो क्या हुआ, जो चीज़ों में आग लग सकता था, पत्तों में आग लग जाता, कहीं सड़ जाता, प्लास्टिक में बांध के आप फेंक रहे हैं तो मीथेन बनता है। मीथेन 20-22 गुना ज़्यादा हानिकारक है कार्बन डाइऑक्साइड से। तो हमारे आपके घर से वो जो गिफ्ट पैक रहता है ना बाहर में, कचरे वाला ले जाए, कचरे वाले हम हैं, कचरा तो साफ़ करने वाला, वो कचरे वाला नहीं है, वो मीथेन बन जाता है बाहर जाके। तो बाकी समस्या तो है ही। तो एक हो गया कि आप उसको सेग्रीगेट करके जो सड़ सकता है उसको सड़ा दीजिए, जो भी बीज आप उसमें डाल सकते हैं डाल दीजिए, कुछ तो उगेगा। कुछ नहीं दिया, एक बीमार पौधा भी ऑक्सीजन ही छोड़ता है, तो आपको शुद्ध ऑक्सीजन मिलना, आपको नहीं लगता ये बहुत बड़ा लाभ हो गया, हमारा बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया शुद्ध ऑक्सीजन। और कोविड में तो यही तो हुआ, कितने लोगों के प्राण पखेरु उड़ गए क्योंकि उनको ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिला। तो वेस्ट कैसे डिस्पोज करना चाहिए? बस वेस्ट को आप जो चीज़ें सड़ सकते, किचन से जो निकला अनकुक्ड, टमाटर का छिलका हो गया या मान लो सब्जी के कटिंग्स हो गए, इसीलिए तो हमारा वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट का सेग्रीगेशन होता है। वेट में भी जो डिकम्पोज हो जाएगा जल्दी, Correct. है ना। सड़ना मतलब बायोडिग्रेड होना एक अलग है और डिकम्पोज होना अलग है। बायोडिग्रेड तो प्लास्टिक भी हो जाएगा, लेकिन 1000-1200 साल बाद होगा, कोई देख नहीं रहेगा देखने के लिए। केले का छिलका, संतरे का छिलका जो किचन से निकलता है, उसमें यही देखिएगा कि कुक्ड फूड को आप 2-4% से ज़्यादा नहीं डालें, नहीं तो फिर बदबू आएगी, मच्छर आएगा, चूहे आएंगे और वो सब होगा। उसको आप डाल दीजिए, थोड़ा न्यूज़पेपर के फाड़ के उसको श्रेड करके डाल दीजिए, थोड़ा गुड़ का पानी डाल दीजिए, है ना, लकड़ी का बुरादा मिलता है वो डाल दीजिए। जो भी दिखता है कचरा, सो कॉल्ड कचरा, यू नो द वेस्ट इज समथिंग विच इज़ केप्ट ऑन ए रॉन्ग प्लेस। परमा कल्चर में हम यही बोलते हैं, समथिंग केप्ट ऑन राइट प्लेस इज़ नॉट वेस्ट। जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ जो पत्ता रखा नहीं, ये सड़ के खाद बनेगा, ये इसी की जगह है। हाँ, अब अगर हम यहाँ मौजा ढूंढने आते हैं, यहाँ मौजा मिल गया तो फिर वो ये इसके लिए कचरा हो गया, मौजा कहीं और रहना चाहिए था। सही जगह पर उसको लाइए और 2-4 गमले रखिए ना। हमारा मित्र है राहुल, बॉम्बे में, उनकी पत्नी जब ने गर्भ धारण किया तो डॉक्टर का लग गया चक्कर, फॉलिक एसिड ले लो तो आयरन ले लो, तो सारे सिंथेटिक्स देते हैं, बट सेफ केमिकल के नाम से। प्रेगनेंसी काल में कोई भी सिंथेटिक केमिकल्स पेट में नहीं जाना चाहिए। तो बोला भैया ये क्या करें हम इसके लिए? बोला कुछ नहीं, 3 इतना बॉम्बे का 2 बेडरूम का घर कितना बड़ा होगा, बालकनी में रख के इतना सही दिख रहा है ना आपको? बस यही है 2 BHK बॉम्बे में। हाँ हाँ तो खिड़की पर ना, की बात नहीं है, ये सीरियस बात है। सीरियस बात। हम यहाँ ऐसे खड़े हुए ना, बस यही है 2 BHK। हाँ। तो खिड़कियों पर हाथ मतलब जाली के बाहर कैसे भी करके गेहूं, मेथी, चना, ये 3 चीज़ें उगाई माइक्रोग्रीन में। पूरे 9 महीने वो खाया और जब भी चेकअप के लिए जाते थे बोलते, डॉक्टर बोलता था अरे बढ़िया है ये तो, आप ले रहे हैं ना टैबलेट? तो बोलती तेरी चाह, हाँ हाँ सब ले रहे हैं। झूठ बोला, लेकिन सिंथेटिक्स नहीं लिया, नॉर्मल डिलीवरी हुई और बच्चे को आप देखेंगे तो लगेगा कि ऐसा बच्चा भी हमारे घर में होना चाहिए। समझ रहे हैं? तो इट्स सो शेमलेसली सिंपल बट अमेजिंगली ड्यूरेबल। व्हाई डोंट यू डू दिस? इकोलॉजी और एग्रीकल्चर को साथ मिला के कुछ करोगे, बच्चे को ग्रीन एक्टिविटी देखने को मिलेगी। नहीं तो आप उसको बोले बेटा मोबाइल कम देखो, मोबाइल खुद आप हाथ मोबाइल रखेंगे और बोलेंगे कि मोबाइल देखो, मोबाइल मत देखो, तो नहीं मानेगा। गुरुदेव बोलते हैं माँ बाप किताब पढ़ना शुरू करें तो बच्चे भी मोबाइल छोड़ेंगे। आप तो खिलाते वक्त भी ऐसे कर लेते हो आगे, हमको तो ऐसे करके खिलाते थे, आप ऐसे करके खिलाते तो नहीं छूटेगा। पौधे देखेंगे ना तो छोटा पौधा वो छोटे बच्चे की तरह होता है। किसी पौधे में फल लगा हो तो आपको अच्छा नहीं लगता, मन नहीं करता कि एक फ़ोटो ले लें? बच्चे को तो और मन करता है, वो अपना रूप देखता है उसमें, तो सेंसिटिविटी बढ़ती है, उसकी ग्रीन एक्टिविटी बढ़ेगी तो उसका IQ बढ़ेगा। मतलब इसके अनगिनत फ़ायदे हैं। और क्या, जो आप बाज़ार से खरीद के ला रहे हैं, किसान से ही सही डायरेक्ट आप जा रहे हैं, आप जब खुद का उगा रहे हैं ना, वही सबसे ज़्यादा प्योर है। तो आपको टेस्ट का कंपैरिजन आएगा कि हमने जो वहाँ से लाया वो ऐसा था कि नहीं। सो यू हैव ए बेंचमार्क हियर कि कैसा स्वाद होना चाहिए पालक का, साइज़ कितना होना चाहिए, गर्मी में उगा था ठंड में नहीं उगा, माने क्या सीज़न पता चल गया कि नहीं पता चल गया? इतना तो अकल है ना, जो भी यहाँ किडनी या जो भी बुद्धि है ना? तो आप ऐसा करेंगे तो आपने एक उसका प्रोटोटाइप कर रहे हैं। हाँ। जैसे आर्किटेक्ट लोग या कोई घर बनाता बना के देता है ना छोटा, आप वो घर में कर लीजिए, फिर उसको स्केल अप करिए, तो आपके लिए उनको सही डिमांड करना आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा। तो कैसे उगाएं घर में? बस यही कचरों से। हाँ। कचरों को डालिए और उसमें बीज डाल दीजिए। मैक्स अगर नहीं उगा तो व्हाट डिड यू लूज? आधा चम्मच बीज ही तो गया ना। पता तो चला कि जो मैंने किया था वो गलत किया था। सीख लीजिए ना कहीं जाके, जनरेशन गैप आ रहा है। और अभी जो दिन बन रहा है, कल ही मैं आपके ग्रुप से ही उनका क्या नाम है, वो IIT रुड़की वाले थे, वो बता रहे थे कि भैया लोगों को पता नहीं कि समय किस तरह का आ रहा है। AI वगैरह तो बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज में है, वो सारे काम ही कर देगा। अब तो खेत में भी रोबोटिक्स आने वाले हैं जो लेबर का काम कर देंगे। इंसान जिएगा कैसे वो समझ ले, सारा कुछ मशीन करने वाला है। आप ही तो बोले फार्मिट आएगा ना अब। हाँ
तो farm.ai भी होगा कुछ, क्या पता। आएगा ही, कुछ ना कुछ हाँ। तो आएगा। ये दिमाग, मानस बुद्धि है ना, वो कुछ ना कुछ तो करेगी, उल्टा पुल्टा या सीधा जो भी करे। तो उस वक्त जिसको अपना उगाना आता है ना, वही जी पाएगा अच्छे से। तो एक तो आपने इसको थोड़ा समराइज करते हैं। एक तो आपने जैसे बोला कि वेस्ट मैनेजमेंट, Yes. उसको जला के उसको उसमें या तो बीज डाल दो, हाँ, उससे जलाइए वो नहीं, उग जाएगा। जलाएंगे तब तो वो कार्बन हवा में चल गया। हाँ, हाँ। आप उसको सड़ाइए। सड़ाना, कैसे सड़ाना है? तो वो सड़ाना नेचुरल प्रोसेस हाँ, है ना। जैसे बुद्धि भी तो सड़ जाती है ना, यूज नहीं करते हाँ। तो वैसे कोई चीज रखी रहेगी ना तो सड़ेगी। हाँ। वो नेचुरल प्रोसेस है। सड़ने ठीक है। के लिए आप रख दीजिए, उसके ऊपर वेट एंड ड्राई का थोड़ा कॉम्बिनेशन दीजिए, कुछ सूखी चीज, कोई ड्राई चीज, सूखे में कार्बन, गीले में नाइट्रोजन, मोटा मोटा, बाकी माइक्रो लेवल पे कुछ होगा, वो सड़ जाएगा खुद ही। तो आपको वेट नहीं करना कि 2 महीना 4 महीने में सड़ेगा तब हम इसमें डालेंगे, आप उसी वक्त डाल दीजिए ना, साथ में बीज डाल दीजिए, देखिए तो सही क्या होता है। तो एक तो ये हुआ, एक वो हो दूसरा गया, आपने बताया एक अपना उगा लीजिए आप, हाँ, अपना उगा है ना? लीजिए। तो वो हो गया। उसके बाद आपको ना दिखेगा कि भाई हम ये छोटे से घर में रह रहे हैं, हमने 4 गमले लगा लिए। अगर मैं यहाँ से 10 किलोमीटर दूर थोड़ा बेंगलोर के बाहर जाऊँ, इतने पैसे में बड़ा घर ले सकते हैं। कोई अपना इंडिपेंडेंट हाउस ले, छत पर अगर 1000 एक स्क्वायर फीट का छत मिल गया मान लो, हाँ। तब तो आप 5 लोगों के लिए सब्जियाँ उगा लेंगे, और सालों भर की सब्जी और मसाले उगे। तो बताओ, ये इज इट नॉट अ बिग थिंग, है ना। और बताइए कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस। हाँ, उसके बाद सीजन के हिसाब से Practical example के साथ, प्रैक्टिकल हाँ। एग्जाम्पल ही कह रहा हूँ। देखो 3 या 4 व्हाइट पॉइजन से कहते हैं। हाँ, चीनी, हाँ, क्यों है चीनी व्हाइट पॉइजन? बनता किससे है? ये गुड़ से बनता है ना चीनी। तो गुड़ था काला, मेरी कलर जैसा, तो ये चीनी कैसे बन गया? व्हाइट इतना कैसे हो गया? ये प्रश्न पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए, है ना। तो उसके लिए बहुत सारा सल्फर मिलाते हैं, बहुत सारी प्रक्रिया होती है। कभी जाके देखे क्या आप कि गुड़ से जो चीनी बनती है वो फैक्ट्री में काम क्या होता है? और वो जब से वो आने लगा तो गुड़ जो था, वो कहते हैं कि तुम लोहा लकड़ भी खा लो ना तो गुड़ उसको पचा देता है, हमारे गांव में कहावत है। तो वो खाएंगे तो आपको तकलीफ नहीं आएगी, डाइजेशन बढ़िया रहेगा, आयरन कंटेंट बढ़ेगा, सब कुछ। चीनी खाएंगे तो जॉइंट्स खराब होंगे, सल्फर कलेक्शन हो जाएगा सारे जॉइंट्स में। तो देखो 40-50 के बाद किसी के घुटने बजते कुछ, तो आप वो चीनी को बंद कर दें। चीनी नहीं खाते हैं आप? चीनी बंद बिल्कुल नहीं, किसी में भी? किसी में भी नहीं। कभी कभार कहीं गए और कोई मिठाई खानी पड़ी तो बस उनको खुश करने के लिए खा लिया बस। अदरवाइज हमने तो घर में ऐसा कर दिया है कि नमक होगा तो सेंधा नमक, मीठा बनेगा तो गुड़ से। अभी हमारी दादी गुजरी थी तो जो भी मिठाई विठाई बनी सब घी में बना और गुड़ में बना। तो हाँ, व्हाइट पॉइजन आप कह रहे थे, एक तो हो गया शुगर हो गया, हाँ। दूसरा नमक, आयोडाइज सॉल्ट। आप भगवान की जब पूजा करते हैं तो प्रसाद में आयोडाइज सॉल्ट डालते हैं क्या? नहीं डालते। क्यों? आपको लगता है आपके अंदर भगवान नहीं है? जो आप भगवान को चढ़ा रहे हैं ना वो अति शुद्ध है। तो कई लोगों को अगर इफ़ दे आर एलर्जिक टू क्लीन इन्वायरमेंट एंड ऑल दैट तो अलग बात है। तो सेंधा नमक खाइए, है ना, और उसमें आपका बजट कोई उल्टा पुल्टा नहीं हो जाएगा। तो आयोडीन की ज़रूरत पूरे इंडिया में नहीं है। अभी देखो ना, थायराइड और ऑल दीज हार्मोनल इम्बैलेंसेस सब कितने बढ़ गए हैं बच्चियों में, बच्चों में, सब ना। उसके बाद है दूध, पैकेट वाला दूध। फिर से ये थोड़ा सा हल्ला गुल्ला करा देगा। दूध हमारे देश में बांटा गया था, जानवर पर आधारित था। भैंस का दूध है, गाय का दूध है, बकरी का दूध, वैसे ही था ना। और आज भी अगर आप कितना भी आप शहर में रह लिए हैं, आप इतना तो मालूम होगा ना कि भैंस और गाय का दूध मिला के नहीं खाते। कोई बता दे भारत में जो कहता हो कि भैंस गाय बकरी सब का दूध मिला के गर्म करके मैं पीता हूँ। लेकिन इनडायरेक्टली आप करते वही हैं। क्यों? वो वर्गीकरण को हमने हटा दिया। जो नया वाला झोल आया ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद, व्हाइट रिवॉल्यूशन जब आया तो बोला ये दूध गाय आपका तो 5 लीटर देता है, 2 लीटर देता है। बकवास। 6 महीने तो दूध देता है, 6 महीना खाली खाता है ना। जैसे पिताजी रिटायर हो गए तो पेंशन भी नहीं आ रहा, ये वो कमाते नहीं तो बोझ बन गए, तो इनको ओल्ड एज होम में रखा। तो ऐसी गायों का क्या करोगे जो 6 महीना तक दूध ही नहीं देती? तो हम देते हैं आपको। ये गाय भी जल्दी बनेगी, तो मिल्क मशीन है 40 लीटर देती है। तो ऐसा जानवर ला के रख दिए। पूरी दुनिया में उसको जर्सी कहते हैं, भारत में जर्सी गाय कहते हैं उसको। तो गाय शब्द से जोड़ दिया तो इमोशन से जुड़ गया। तो वो जब दूध आया तो उसको कर दिया A1 एंड A2, है ना। और बोला ये प्रोटीन है, A1 प्रोटीन है, A2 प्रोटीन है। तो शुरू में नहीं बोला कि A1 गलत है कि A2 गलत है। जब पूरे भारत में छा गए जर्सी लेकर, तब बोले किसने बोला? वेस्ट वाले ने बोला A1 मिल्क इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन इंटेस्टाइन। कब बोले? गड़बड़ होने के बाद छा गए थे तब। हाँ। तब A2 क्या है? A2 जो है ना, गाय का दूध A2 है, देशी गाय का दूध A2। तो देशी गाय का दूध ले लो। थोड़े दिन पहले लॉन्च किया A2 बफेलो मिल्क। तो जिस दिन आपने लॉन्च किया A2 बफेलो मिल्क, उसके पहले भैंस A2 दूध नहीं देती थी।
भैंस का दूध भी A2 है, देशी गाय का दूध भी A2 है, बकरी का दूध भी A2 है, राजस्थान में ऊँटनी का दूध पीते हैं वो भी A2 है। तो अब जब A1 और A2 दो ही कैटेगरी है तो सारे A2 एक साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जब कैटेगरी ही, अब मान लो हम दो ही जेंडर हैं, मेल एंड फीमेल, तो सारे मेल एक साथ खड़े होंगे कि नहीं होंगे? तो जब A1 और A2 दो ही कैटेगरी है तो A2 वाला सब एक ड्रम में जाएगा। तो कौन कौन सा गया? भैंस और गाय तो गया, बकरी भी गई, ऊँटनी का दूध मान लो अलग ही है, तो लेकिन ये तीनों तो मिक्स हुआ ना। गांव में मिल्क कलेक्शन सेंटर में सारे दूध एक ही ड्रम में आते हैं। 6 साल मेरे पिताजी ने वो चलाया मिल्क कलेक्शन सेंटर। तो आपको जो मिल रहा है वो झोल है, झोल। इसीलिए कहते हैं कि कंज्यूमर्स को थोड़ी ये थोड़ा अंदर घुसिए इन चीज़ों में, रिव्यू तो करिए कि वास्तविकता है क्या। स्वास्थ्य को अच्छा रखना दवाइयों से, वही बस एक ही बात है, हम अनाज से ठीक करना है कि मेडिसिन से ठीक करना। तो दूध कौन सा पिए फिर? दूध डायरेक्ट सीधा जाइए जहाँ पर दूध, गौशाला से। हाँ। और गायों को समझ लीजिए कि कौन सी गाय देशी वाली होती है, कौन सी नहीं होती। उसका भी अपना अलग कला है। हाँ बिल्कुल, और वो कोई बड़ा चीज़ नहीं है। वो आप डालिए गूगल में, या फिर हमारे सेशन में जब आते हैं हम होम ग्रोन होम कुक जो सिखाते हैं उसमें हम दूध, हमारा लास्ट डे हमारा ये चैप्टर होता है, हम फोटो दिखा के बताए देखो ये होना चाहिए, इस गाय में ये रहता है फीचर्स, इसमें ये फीचर होता है, और जाके उससे बात तो करिए और वहाँ से लेके आइए आप। तो आपने बोला शुगर हो गया, हाँ सॉल्ट हो गया, और अपना मिल्क, दूध हो गया। हाँ। एक चौथा है मैदा भी। हाँ, मैदा भी वाइट पॉइजन, ये नहीं खाना चाहिए। मैदा से क्या होता है? मैदा ने इंटेस्टाइन में चिपक जाता है, निकलता नहीं, इलास्टिक होता है ना वो, आप देखते हैं। हाँ। मैदे का कुछ भी खाएं तो वो क्वालिटी तो अंदर लेके गया ना। क्या रिप्लेस करें, कैसे रिप्लेस करें? नॉर्मल आटा। एक तो मेरे को ये बताइए कि पर्माकल्चर का कमर्शलाइजेशन होना सही है कि नहीं है, या फिर इससे कितना पैसा बन सकता है? कमर्शियलाइजेशन होना चाहिए, हाँ। है ना। और कमर्शियलाइजेशन माने क्या? हाँ। जो उगाते उसको बेचो, हाँ। इतना ही है ना कॉमर्स यहाँ पर। बस तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना। हाँ। तो जैसे मान लो आज ही हमारे अमोल भाई आए हैं, 35 एकड़ जमीन है उनके पास। हाँ। घर में 4 पति पत्नी बच्चे सब हुए, माताजी पिताजी होंगे, 6 लोग, 3-4 लोग खेत में काम करने वाले, सब 10 लोग हैं। 35 एकड़ का उपज नहीं खा पाएंगे, तो जो सरप्लस उग रहा है उसको दें तो सही। हाँ। अब ये देने के लिए रेडी है, खरीदने वाला भी तो हो कि भाई ले ले, इनकी बातें समझ के इनका दाम दे के ले ले। तो ये जिस दिन से शुरू हो जाएगा, और ये कर भी लेंगे क्योंकि ये कॉर्पोरेट से आए हैं। दोनों पति पत्नी पहले कंप्यूटर चलाते थे, अभी तो जिस भाषा में आपको समझ में आ गई उसी भाषा में बोल के आपको आम दे देंगे। आपको GI टैगिंग चाहिए कि ऐसा वाला पैकेजिंग चाहिए कि ब्लिंकिट से सप्लाई चाहिए, सब कर देंगे। तो पर्माकल्चर का कमर्शलाइजेशन आवश्यक है। अब है बात कि प्रॉफिट कितना बना सकते हैं। तो देखिए ये प्रश्न जो है ना, इसका कोई क्लियर कट डायरेक्ट आंसर नहीं है। आप कोई भी बिजनेस जब शुरू करते हैं तो आपका ROI होता है, ब्रेक इवन होता है, उसके बाद प्रॉफिट बनती है, फिर आपके टीम के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आप मार्केट में कॉम्पीट कर पाते हैं। यहाँ पर बात क्या है कि आपको मार्केट में कॉम्पीट करने की आवश्यकता नहीं है उतनी, क्योंकि हर चलता फिरता प्राणी और कोई भी क्रिएचर ना भोजन ही कर रहा है, तो सब आपका कस्टमर है। और अगर मान लो 35 एकड़ इनका खेत है या किसी का 100 एकड़ है, कितने लोगों को खिला लोगे भाई? कितने लोगों को खिलाओगे? पूरा बॉम्बे को नहीं खिला, आप 10-50 फैमिली को खिलाओ, उतना ही लोड लो। भारत को तुम खिला दोगे, ये सब बातें सोच सोच के डिप्रेशन में मत जाओ। तुम जितने को खिला सकते हैं उतने को खिला दो, फिर वो डिमांड ज़्यादा करेगा तो पड़ोसी का भी खेत ले लेना या उसको भी गाइड कर देना। तो इसमें भी थोड़ा समय लगता है। समय इसलिए लग जाता है कि पहले के जो जिस खेत को आपको मिला, आप सपोज कल को आपको इच्छा हो कि आप ना बहुत हो गया ये सब, अब मैं खेती करता हूँ, जो खेत खरीदे ना 30 साल से उसमें जहर डल रहा था, तो उसको डी एडिक्ट करना है ज़मीन को, तो उसमें समय लग जाता है 6 महीना, साल भर, डिपेंडिंग अपॉन हाउ इंटेंस यू आर, कितना रिसोर्सेस आपके पास। और रिसोर्स माने पैसा नहीं, रिसोर्स माने कितना बायोमास आपके पास है और कितनी ट्रेनिंग है आपके पास, सही गाइडेंस है कि नहीं, है ना। जब गाड़ी सीखने के लिए भी आपको ड्राइव लेना पड़ा प्रशिक्षक, तो खेती के आने से भी पहले सीख लेना चाहिए। अब वो करेंगे तो 3 साल में हमारे 8-10 लोग हैं हमारे ग्रुप के जिनका ब्रेक इवन हो गया, एंड इट्स नॉट ए बिग टाइम, मतलब बहुत बड़ा समय। अगर आप कुछ नंबर बता पाए इन टर्म्स ऑफ ब्रेक इवन, जैसे ब्रेक इवन मतलब ब्रेक इवन माने कि 100 रुपये लगा रहे थे तो 100 रुपये आ गए, वो समझ गया। आप मेरे को बताइए कि क्या किस लेवल पे प्रॉफिट बन सकता है? आप वो वहाँ से प्रॉफिट ही शुरू होगी ना। हाँ। वहाँ से प्रॉफिट का अगेन वो कितना, देखो एग्रीकल्चर के 2 पहिए होते हैं, उगाना और बेचना। पूरी दुनिया में केमिकल या नॉन केमिकल, पर्माकल्चर या कुछ भी, सब जगह लोग उगाने की बात करते हैं। ट्रेनिंग देने जाते हैं किसको? किसान को, जो परंपरा से उगा रहे, वंश क्रम में उसके यहाँ खेती हुई, उसको तुम शहर से जाते हो खेती सिखाने। सबसे बड़ा झोल तो यही है।
और जब वो उगा लेता है तो उसको ये नहीं बताते कि तुम बेचोगे कहाँ, तब तो तुम भाग जाते हो। हम यहाँ पर कहते हैं कि आपको उगाना भी सिखा दे रहे हैं और आपको बेचने के भी ये दे रहे हैं, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो भाई। 20 साल आपने कॉर्पोरेट में, बिजनेस में कहीं बिताया, आप उसका यूज़ तो करो। मोबाइल डायरेक्टरी में जितने लोग हैं उनको बताओ तो सही, सोशल मीडिया में डालना शुरू करो। मैंने 35 एकड़ खेत लिया है और अभी इतने आम है, 200 आंवला के पेड़ है, ये हैं, अगले सीजन में आम आने वाला है। इतना ही तो डाल दो, लोग पूछेंगे एक प्रश्न कि नहीं पूछेंगे? तो फिर आते हैं तो कनेक्ट करना इतना ईजी है ना। तो उनको बोलो कि बहुत लोग पूछ रहे हैं, अगर आपको चाहिए तो एडवांस बुकिंग कर दो, तो 20% 30% पैसा पहले से ले लो, तो आपका निकल गया ना इन्वेस्टमेंट पहले से ही। और हमारे पर्माकल्चर प्रोसेस में या जो भी नॉन केमिकल ये है, आई डोंट टॉक अबाउट ऑर्गेनिक, नेचुरल फार्मिंग, पर्माकल्चर, ये सब में इन्वेस्टमेंट नलीफाई होता है। लेबर का खर्चा लगता है थोड़ा, मोस्टली लेबर का ही लग जाता है। बाकी सब कुछ बीज अपना, कम फर्टिलाइज़र अपना, गोबर अपना, गाय क्योंकि हम गाय रखते हैं, सब कुछ अपना है। तो बाज़ार जाना किस लिए? तो कम लागत करके आप जब एडवांस भी ले लिए तो पैसा दे दिया तो आएगा लेने की नहीं आएगा, तो सर पे चढ़ के लेगा। तो बात इतना सिंपल है ना, आप इसको कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हो? उसको विज्ञान कह देते हो। विज्ञान का काम है। इसका कितना नफा बन सकता है एकदम। तो कितना आपके पास रेंज है, वॉल्यूम बताइए एक बार, नंबर वॉल्यूम माने कितना एकड़ आपके पास? 1-2 एकड़ है तो आप खुद ही खा पका के उसको आप जी लोगे। हाँ। अपने खाने के लिए आपका काफ़ी हो जाएगा। हाँ। उससे आगे जाएगा तो डिपेंड करता है आपने पर्माकल्चर तरीके से अगर खेती की है। मैं बार बार ये शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि ये ऑल इंक्लूसिव है। इसमें एग्रो फॉरेस्ट्री होती है, इसमें जल का संरक्षण होता है, इसमें बायोमास का कार्बन इंक्रीज करने की बात होती है धरती में। तो नो टिलिंग फार्मिंग की बात होती है कि 2-4 साल बाद घर खेत में ट्रैक्टर ही नहीं घुसेगा। अभी हम जहाँ पर आप लोग पेड़ लगाए थे 12-15 साल तक तो ट्रैक्टर उसमें नहीं आएगा, क्योंकि ये पहाड़ पर भी पिछले 2013 से अभी तक खुदाई नहीं करी हमने, और हमने बस खाली कचरे डाल के उगा दिए। तो ये सारी ऑल इंक्लूसिव बातें होती है पर्माकल्चर में। ये सब जो है धरती की फर्टिलिटी को बढ़ाने की बात है और आपका खर्चा कम करने की बात है। तो खर्चा कम माने सेविंग हो गया ना। अब जब स्केल बढ़ेगा तो फल है, मान लो वो 2 साल 4 साल 5 साल बाद जब फलना शुरू होगा ना, तो हर साल आपको एक लिमिटेड पैसा देगा और वो बल्क में देगा एक बार। फिर आता है 8-10 महीने के क्रॉप होते हैं, हल्दी अदरक, ये वो भी जब देगा, और अगर आप अच्छी जगह पर बेच पा रहे हैं डायरेक्ट कंज्यूमर पर, तो वो अलग रेंज का पैसा देगा। फिर आती है सब्जियां, कैश क्रॉप उसको कहते हैं। 1-1.5 महीने के बाद से 2 महीने के बाद से वो फलना शुरू होता है और अगले 1-2 महीने तक फलता है। तो रोज़ आपका अगर सप्लाई चेन अगर आपने बना लिया तो अलग अलग तरह के आपके जैसे सोर्सेस ऑफ इनकम बनाते हैं ना, फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं, म्यूचुअल फंड डालते हैं, मंथली सैलरी होती है, कहीं से इंटरेस्ट, ये सारा कुछ खेत में आप पौधों के रूप में देखते हैं। तो डाइवर्सिफाइड इनकम होता है। एडवांस आया, 3 महीने में आ गया, 6 महीने में आ गया, 5 साल बाद आया, टिम्बर लगा दो। जो 12-15 साल का, जब बच्चा घर में पैदा हुआ या बच्ची पैदा हुई, उसके नाम से 5 पेड़ लगा दो। और थोड़ा आप पता करिए कि टिम्बर का रेट क्या है। एक 15 साल का कोई चंदन का पेड़ या कोई भी सागवान का पेड़ है, एक पूरा पेड़ का दाम तो पूछिए आप वो पूछ के आइए, फिर देखिए आप पेड़ लगाते कि नहीं, तो बाउंड्री पर वो लगा दो। कितना होता होगा दाम भाई? आज के समय में चंदन का रेट शायद 6-7 हज़ार रुपये किलो है, और वो 14 साल लेता है मैच्योर होने में, है ना। तो एक पेड़ अगर सॉलिड निकला, जैसे ये वाला देखो बिना ब्रांच का है, हाँ। ऐसा बन सकता है चंदन का पेड़, 15-20 फीट तक जाएगा। तो अगर वो मान लो कि 25-50 किलो भी आया, 40 किलो भी आया, मैं मिनिमम रख रहा हूँ, तो कितना हो गया आज के रेट में? 7,000 रुपये किलो या 6,000 रुपये किलो, और ये 50 किलो है, 3.5 लाख रुपये, 3.5 लाख रुपये हो गए। और लेकिन 14 साल बाद ये कितने का होगा? आज जो पौधे लगाए, उतना तो हमारा मैथ कमजोर है। नहीं बढ़ेगा, ज़्यादा ही होगा ना, 2-3 गुना बढ़ जाएगा। सही बात है। तो एक बच्चे को पढ़ाने में जो आपका खर्चा हो रहा है, तो डे 1 से खर्चा होता है। 14-15 साल बाद जब बच्चों की शादी की बात करेंगे या कॉलेज भेजने की बात करेंगे, एक पेड़ कटेंगे तो उससे हो जाएगा ना। और आप बोलेंगे कि पेड़ काट रहे हैं जी, हम पेड़ नहीं काट रहे हैं, हम पेड़ लगा रहे हैं, है ना। और पेड़ जो देता है ना, वो कटने के लिए बना है। पेड़ काटना कोई बुरी बात नहीं है, पेड़ों को हम उनका परमिशन लेके काटते थे। अमावस्या पूर्णिमा वो देख के काटते थे और उनको प्रॉमिस करते थे कि भाई आपके काटने से पहले हमने 15 लगा दिए। तो पेड़ आप कह रहे हैं कि पेड़ कटने के लिए बना है? हाँ, हमारे यूज़ के लिए बना ना। आप जियोगे कैसे? आप कुछ तो यूज़ कर रहे हो ना। पेट्रोल अगर आपको जलाने के लिए नहीं बने तो क्या होगा पेट्रोल का? छोड़ दो गाड़ी चलाना। आपको जीने के लिए लोगों का अलग अलग संसाधन के सपोर्ट चाहिए। तो आप अगर इंडस्ट्री स्केल की बात में नहीं कर रहा हूँ, अपने कंजम्पशन के लिए बात कर रहा हूँ कि मुझे जो चाहिए। जैसे होता है ना, गाँव में बच्चों की शादी हुई तो हम फर्नीचर देते हैं उनको दहेज में। शब्द थोड़ा सा अलग है लेकिन खुशी खुशी देते हैं, है ना। आप अपने घर के दरवाजे खिड़की बनाते हो, सब बनाते हो, और आपका अपना बैम्बू है, अपना सागवान है, तो क्या दिक्कत है ना। तो आप लगाते गए, कटता गया, 15 साल बाद तो साइकिल में, तो फिर कहाँ दिक्कत है? आप कहीं डेफिसिट तो नहीं पैदा कर रहे, है ना। तो ये जो हम उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं अभी तक कि
कितना आप कमाएंगे, लेकिन इतना इस तरह का इनकम होगा। अब आपके पास कितना एकड़ है, कितने पेड़ लगे हैं, कितना आम होता है, क्या रेट चलता है मार्केट में, ऐसे सब बैठेंगे तो आपको कैलकुलेशन मिलेगा कि 1 एकड़ में इतना आता है। समझ गए। बट इट विल बी टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। आप बाज़ार में अगर नौकरी कर रहे हैं शहर में, तो आप अपना पेट पाल रहे हैं और परिवार का ये कर रहे हैं। लेकिन खेत में आएंगे तो आप 10, 20, 50, 5 लोगों का, उनके भी चूल्हा जलेगा आपकी वजह से। एंड यू विल बी ए किंग। आपको वहाँ पंच नहीं करना, समय पर, सीजन पर चलना है, 2-3 घंटा सुबह, 1-2 घंटा शाम। आपको तो चिढ़ मच गया है एकदम। 10 साल झेला ना, पंच वंच करने। 10 साल झेला ना। अरे लेकिन आपका वो लिंगो नहीं जा रहा है जुबान से। 10 साल झेला है वो तो ठीक है, लेकिन मतलब नहीं, वो गलत नहीं था, उसने भी अनुभव दिया। लेकिन एक बात है, तब मैं धूप में था, अब छाया में आ गया। लास्ट सवाल मेरा ये है कि एक तो गोबर और गौमूत्र का बेनिफिट हमको बता दीजिए जनता को। गोबर जो है ना, देसी गाय का गोबर एंटी थर्मल, एंटी रेडिएशन है, ये प्रूवन है। गोबर का लेप जहाँ होगा, गोबर की दीवार जहाँ बनेगी, वहाँ टेम्परेचर बाहर जितना होगा उससे 5 डिग्री कम होगा। हमने ऐसा घर झोपड़ी बना के 5 साल रखा था उसको, है ना। तो एक तो वो फ़ायदा हो गया, ये पढ़े लिखे भाषा में समझने के लिए। दूसरा, गोबर जो है ना, जैसा मैं बताया कि ये धरती के लिए, हाँ, और इसमें वाटर अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत होती है। कहते हैं 1 लीटर गोबर में, एक एलन सेवरी हैं, जिम्बाब्वे के हैं, जीवित हैं अभी, करीब 80-90 साल के हैं। उनका टेड में 2 वीडियो है, टेडएक्स में नहीं, टेड में। और उसमें उन्होंने परीक्षण करके बताया कि गोबर में शायद हर किलो गोबर में 7 या 17 लीटर पानी को स्टोर करने की क्षमता होती है। तो जब खेत में गोबर जाएगा ना, तो वाटर एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, जिसकी हम बात कर रहे थे। ओके, ठीक है। गोबर जब जलता है ना, तो उससे प्रदूषण नहीं होता। यज्ञात भवंती पर्जन्यो कहते हैं गीता में भगवान, कि यज्ञ से बादल बनते हैं। पर्जन्य माने बादल, माने बारिश की संभावना बनती है। गोबर जहाँ शुद्ध देसी गाय का जलेगा ना, वहाँ मच्छर कम होंगे। वो हवा की शुद्धि करता है। जस्ट बिकॉज इट क्रिएट्स स्मोक डजंट मीन इट क्रिएट्स पॉल्यूशन। ये तो हमारे यज्ञ में जो परंपरा है, नवग्रह की लकड़ियाँ डालते हैं, है ना। जब आप धूप, अगरबत्ती, गोबर सब डलाते हैं, तो उससे किसी को एलर्जिक रिएक्शन नहीं होता, नहीं तो हमारे गौशाला में कोई काम नहीं कर पाता। तो और ये सब बात हुई, खेत के लिए हो गया तो बढ़िया हो गया। उसके बाद बीज के संरक्षण में गोबर का बहुत बड़ा हाथ है। कच्चे गोबर में बीज को डाल के उसको ऐसे गोला बना के रख दीजिए, 2 साल 1.5 साल ऐसे पड़ा रहेगा। बीज को उससे ज़्यादा दिन के लिए कोई स्टोर नहीं करता, करना भी नहीं चाहिए, है ना। गोमूत्र जो है वो एंटी फंगल है, एंटी वायरल है, एंटीसेप्टिक है, यूरिया है उसमें, यूरिन है गाय का, तो उसमें यूरिया है, मतलब फर्टिलाइज़र का काम करता है। तो अभी तो जो पंचगव्य की प्रैक्टिस करते हैं, मैंने भी 2 साल सीखा है वो सब चीज़, तो कहते हैं शरीर की कौन सी ऐसी बीमारी है जो गोमूत्र पीने से ठीक नहीं होती, और इसके ऊपर रिसर्च पेपर सब पब्लिश हो रहे हैं। तो जिनको ये चीज़ें अटपटी लगती है, वो थोड़ा रिसर्च पेपर पढ़ लें, अच्छा नहीं है तो नहीं यूज़ करेंगे। बट मैं अपने इसमें देखता हूँ कि मुझे अगर पेट की सफाई करनी हो तो मैं 150 ml गोमूत्र पी लेता हूँ, तो पेट साफ़ हो जाता है। मैं गोबर से स्नान करता हूँ, लिटरली क्या बोलते हैं, महीने में, हफ्ते में 1-2 बार कोशिश करता हूँ कि गोबर से ना, जैसे साबुन लगाते वैसे गोबर लगा के नहा ले। साबुन तो मैं लगाता नहीं, है ना। तो गोमूत्र, अच्छा, साबुन नहीं लगाता मैं शरीर में वही चीज़ लगाता हूँ जिसको मैं खा सकूँ, और वही चीज़ खाता हूँ जिसको शरीर में लगा सकूँ, सिंपल। अच्छा। तो कोई ऐसा तेल नहीं जिसको हम खाने में यूज़ नहीं कर सकें, है ना, और जो ऐसा कोई खाने में वो तेल नहीं जिसको हम शरीर में लगा नहीं सकें। क्योंकि जो बना रहे हैं वो भी शरीर के अंदर जा रहे हैं, वो लगा रहे हैं वो भी तो शरीर के अंदर जा रहा है। तो ऐसा कैसे है कि रिफाइंड ऑयल जब हम सब्जी बना के पूरी छान के खा रहे हैं तो वो पेट में गया तो अमृत है, और बाल में रिफाइंड लगा लेंगे तो ख़राब हो जाएगा, इसका माने वो ख़राब। तो ये थोड़ा क्रिटिक्स ये होना पड़ेगा। तो गोमूत्र जो है वो इतना शुद्ध चीज़ है ना, खेती के लिए बहुत सुंदर है। हम जीवामृत बनाते हैं या जो भी चीज़ें, वो बहुत ही फ़ायदा करता है, गजब। और अभी तो बढ़ ही रहा है, गोमूत्र का अर्क बना के हमारे तत्वा का भी प्रोडक्ट है, और भी बाकी जगह पर है। संजीवनी अर्क बना है गोमूत्र से, कैंसर ठीक होते हैं उससे। तो ये चीज़ तो है। और जब गौशाला, इसीलिए बोला था, गौशाला से दूध लाने जाओगे ना, जैसे मॉल में जाते हो एक चीज़ खरीदने, लेके आते हो 15 चीज़ें, नहीं, गौशाला जाएंगे तो दूध लेके गौशाला आएंगे। जाएंगे तो बहुत चीज़ें समझ में आएंगी। हाँ। दूध को स्टोर कैसे करते हैं, ये गोबर का क्या करते हैं, गोमूत्र क्या क्या करते हैं, दही भी है क्या, मक्खन भी है क्या, पनीर भी है क्या, तो ये सब चीज़ भी दिखेगा। तो ये बातें हैं। चलिए विनय भैया, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। आपको कैसा लगा ये बातचीत, आप उस कैमरा में बता दीजिए, एक सब संक्षिप्त रूप में बताइएगा।
संशय में रहता हूँ कि मतलब मैं जो बातें कर रहा हूँ वेदर आई मेक सेंस और नॉट, मैं सही बोलता भी हूँ क्या या ऐसे ही ये कर रहा हूँ, वो तो लोग बताएंगे। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये चीज़ें क्लियर कट ब्लैक एंड वाइट में जानी चाहिए कि हमारे जीवन के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या महत्वपूर्ण है, इकोनॉमी और इकोलॉजी, है ना। मुझे लगता है पर्सनली कि इट्स हाई टाइम वी शुड पुट इकोलॉजी ओवर इकोनॉमी, फिर बाकी चीज़ें वहाँ पर हम माइक्रो डिटेलिंग कर लेंगे। थैंक यू सो मच। और कैसा लगा शो पे आके, थोड़ा शो के बारे में तो बताइए। आप बता दिए नहीं, हमें पता ही नहीं चला कब शुरू हो गया। ऐसे मुझे अब गुरुदेव की ऐसी कृपा कि कैमरा देख के डर नहीं लगता, भीड़ देख के भी डर नहीं लगता, खेती बाड़ी के प्रश्नों से डर नहीं लगता, क्योंकि हम 1 घंटे में कोई हम आपको ट्रेनिंग दे नहीं रहे। हम तो खाली प्रश्न उत्तर ही करेंगे। तो जिस तरह से आप इंगेज करते हैं ना पूरे पॉडकास्ट, अगर आप इसको कहें, जिस तरह से आप फ्रेम करते हैं, वो बड़ा ही नेचुरल और बड़ा सिंपल है, और आजकल उसी का डिमांड है। क्या बात है, आप ये बोला था कि सप्लाई होगा तो डिमांड आएगा। देखिए सप्लाई है। धन्यवाद विनय भैया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। हमारा एक दूसरा चैनल है विच इज़ दीपक पारेख क्लिप्स, जिसमें हम शॉर्ट स्निपेट्स डालते हैं फ्रॉम द मेन वीडियो ऑन दैट चैनल। सब्सक्राइब टू दैट एज वेल, आपको यहाँ वहाँ कहीं ना कहीं तो दिख जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं विनय भैया के सोशल्स सब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप प्लीज़ चेकआउट कर लीजिए। दिस इज़ अ वेरी इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट। आई एम श्योर यू हैव एन्जॉयड द कॉन्वर्सेशन। Thank you so much for watching. I will see you same time next week, Friday, 6 p.m. Till then, it's a wrap. Thank you so much for watching. जय गुरुदेव। Jai Gurudev.